Hello and welcome to Gurukul classes. In the very last class we had discussed about the French Revolution कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन ने जन्म लिया. उसने वहाँ की मोनार्क सत्ता को उखाड़ फेंका और साथ ही उस रिवॉल्यूशन से कितने चेंजेस आए. इंडिया ने उस रिवॉल्यूशन से क्या सीखा था अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. किस तरीके से मोनार्की को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई. उसके बाद रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई. हमने देखा कि कैसे लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किए, उसके लीडर्स फॉर्म हुए और राइज ऑफ नेपोलियन और उसका फॉल देखा वॉटरलू में. लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी. इसके बाद एक और रिवॉल्यूशन जो है वो वेट कर रहा था दुनिया के अंदर, लेकिन ये फ्रांस में नहीं था. ये फ्रांस में ना होके ये था रशिया में. और इस रिवॉल्यूशन ने जितने ही दुनिया के अंदर फिलोसफर्स होंगे ना, उन सबकी जो है थिंकिंग वो चेंज करके रख दी. कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा लोगों के प्रति आ सकती है, और वो आई भी. और वो भी किसके बदौलत? कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन थी और कुछ इस रिवॉल्यूशन ने खुद से ही प्रकट किया. सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर. और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा पिछले चैप्टर से लेंदी भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. लेकिन अगर आप ध्यान देंगे और तरीके से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा. तो थोड़ा फोकस के साथ पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा. तो क्या हुआ कि अगर हम शुरुआत करें इस चैप्टर की, तो इसमें लिखा है इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा था रशियन रिवॉल्यूशन पे. मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना, एक लेगेसी आ रही होती है पीछे से. ठीक है, तो क्या देन थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन ये थी कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ये यूरोप के अंदर आ चुकी थी. मतलब 18th सेंचुरी के अंदर ये चीज़ आ चुकी थी. हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, लोग लिबर्टी में जिएंगे यूरोप के अंदर. लेकिन क्या था कि अब हर किसी की विचारधारा पे आपका कंट्रोल हो नहीं सकता, सिर्फ अपनी पे हो सकता है. और दूसरे की विचारधारा चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए अपनी ही फिलॉसफी के अंदर. तो ये उस टाइम पे बहुत कम लोगों में कला थी. तो इसी वजह से हर किसी की थिंकिंग सेम नहीं थी. नॉट एवरीवन इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स. मतलब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी यूरोप में आए, ये हर कोई चाहता नहीं था. इसीलिए 3 ग्रुप बढ़ गए. जैसे कि हमने लास्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि 3 ग्रुप वहां भी बटे थे, लेकिन वो सोसाइटी के ग्रुप्स थे. और ये भी सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स बेसिकली हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना जानते हैं. इनको हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना जो है वो सिखाते हैं कि हमको करनी चाहिए. एक डायनेस्टिक रूल जो होता है ना, वंशवाद, उसको ये अपोज करते हैं. कौन? लिबरल्स. थर्ड, वांट इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इनको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं हमेशा ये. ठीक है. नॉट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी क्या होती है कि हर किसी को वोटिंग राइट्स मिले. लेकिन ये चाहते थे कि सिर्फ जो है वो आदमियों को मिले, मतलब मैन कम्युनिटी को मिले, वुमेन्स को ना मिले. तो लिबरल्स का थॉट उस टाइम पे ये थे. उसके बाद आते हैं रेडिकल्स. रेडिकल्स कौन होते हैं? रेडिकल्स होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी पॉपुलेशन. अगर एक मान लीजिए एक सोसाइटी के अंदर 10 लोग रहते हैं और 10 लोग जो हैं वो मान लीजिए हिंदू हैं. 10 में से 8 लोग हिंदू हैं और 2 किसी अलग कम्युनिटी के. तो ये चाहते हैं कि जो सत्ता बने वो हिंदुओं की बन जाए. ठीक है, जो गवर्नमेंट बने, जो वहां पर रूल करे, वो हिंदुओं की बने. तो इनका सोचना ये था. और इनका और सोचना ये था कि डोंट वांट कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स. तो इनका ये था कि इनको कंसंट्रेशन पावर्स नहीं चाहिए थे. मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 लोग एक्सट्रीम पोजीशन में बैठे हों और वो ही डिसीजन मेकिंग में हो और वो ही मैनेजमेंट में हो, वो ही हर किसी को जो है ऑर्डर्स दे रहे हो. तो इनको चाहिए था डी कंसंट्रेशन. मतलब हर किसी के हाथ में थोड़ी थोड़ी पावर दी जाए.
मतलब यहाँ पे कोई बैठा हुआ तो उसको पावर दी जाए, यहाँ पे कोई बैठा हुआ उसको पावर दी जाए। तो इनको चाहिए स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन को नहीं चाहिए थी, कंसंट्रेशन से ही अपोज करते थे। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे नेशन विच रेजिस्ट चेंज। इनको चाहिए था कि ऐसा नेशन जो चेंज के खिलाफ हो। मतलब ये थे कि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के, थोड़े से प्रिमिटिव थिंकिंग के। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जिनकी थिंकिंग पुराने ख्याल की होती है, उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। और वांट चेंज बट स्लोली, इनको चेंज चाहिए भी था लेकिन धीरे धीरे, बहुत आराम से चेंज चाहिए था। इनको कोई जल्दबाजी नहीं थी, बड़े ही सुस्त राम थे। ये थोड़े से ज़्यादा एक्टिव थे और ये बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थे। तो आप इस तरीके से समझिए इनको। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप के अंदर सोशलाइजेशन आया। सोशलाइजेशन क्या होता है? जब लोग आपस में मिलते हैं और चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो यूरोप के अंदर सोशलाइजेशन आया इन 3 ग्रुप्स के, जो थिंकिंग थी इनकी, जो परसेप्शंस थे सोसाइटी के लिए, उसके हिसाब से। तो सोशलिस्ट आर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट कौन होते हैं आपको पता है? सोशलिस्ट होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो पॉलिसी बने गवर्नमेंट की, जो पॉलिसी बने गवर्नमेंट की, वो हमेशा लोगों के थ्रू हो और लोगों के लिए हो। ठीक है, ये होते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट थ्योरी कौन सी होती है? जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें, सोशलिस्ट थ्योरी होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो PMJDY जैसे ये है, ये एक सोशलिस्ट बैंड की थ्योरी है। ये काफी सारे बैंड होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इन बैंड्स के बारे में, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। तो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉपरेटिव्स, इनको चाहिए था कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉपरेटिव्स हो, मतलब इंडस्ट्रीज को और कॉपरेटिव्स को ना प्रमोशन मिले। ठीक है, इससे क्या होता है, इनकी देखिए ये सोशलिस्ट बैंड के थे, लेकिन इनकी प्रमोशन किसका कर रहे थे? इंडस्ट्रीज एंड कॉपरेटिव्स का। मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो कैपिटलिस्ट वाली भी थी। ठीक है, क्योंकि एक सरकार पूरी तरीके से सोशलिस्ट नहीं हो सकती। कार्ल मार्क्स, ये बहुत बड़ा नाम है अपने अंदर, ये इतना बड़ा नाम है अपने अंदर कि जो भी कम्युनिस्ट थ्योरी पढ़ता होगा ना, वो इन भाई साहब की पूजा करता होगा। ये कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट थ्योरी को ज्यादा ही इन्फ्लुएंस करके लोगों को, मतलब जो है ना, बिल्कुल निचोड़, एकदम धागा खोल के बताया कि भैया कम्युनिस्ट थ्योरी जो है वो ही एप्लीकेबल हो सकती है एक अच्छा राज्य, अच्छी गवर्नमेंट की स्थापना के लिए। कैपिटलिस्ट थ्योरी जो है वो गेन नहीं देगी किसी को, वो एकदम अपोज होगी। कैपिटलिस्ट थ्योरी को छोड़ो, कम्युनिस्ट थ्योरी को अडॉप्ट करो, इनका मानना ये था। कम्युनिस्ट थ्योरी क्या होती है कि अगर एक लाइन में, अगर मैं बात करूं, एक लाइन में अगर 10 लोग खड़े हैं, चलिए 5-6 ले लीजिए, और आगे वाला रिच और पीछे वाला पुअर है, तो इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इस गवर्नमेंट की जो 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 भी गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज, वो लाइन के आखिरी तक पहुंचे, मतलब इस गरीब तक। मतलब सोसाइटी जो बने वो इन लोगों से बनकर एक सोसाइटी गवर्नमेंट बने। ऐसा ना हो कि ये कुछ लॉर्ड जो हैं, ये कोऑपरेटिव लॉर्ड जो हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहे, नहीं, सोसाइटी बने लोगों से, इनसे ना बने। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट थ्योरी। और इनके हिसाब से प्रमोट सोशलिज्म डिक्लाइंस कैपिटलिज्म। इनको था कि प्रमोट सोशलिज्म को प्रमोट करो और कैपिटलिज्म को डिक्लाइन करो, इनका मानना यह था। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी, कि एक सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम जो तादाद बने और जो गवर्नमेंट फॉर्म हो वो लोगों से हो, लोगों के लिए हो। ऐसा ना हो कि कुछ 4-5 जो लॉर्ड्स हैं वो ही इन पे राज करें और वो ही गवर्नमेंट फॉर्म करें।